बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में बाहमी इख्तिलाफ़ात को लेके जो ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे, अब उन ज़लज़लों के झटकों में शिद्दत आ गई है। बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान ने क्या फ़ैसला किया है, उस फ़ैसले की डिटेल से आपको आगाह करेंगे। सलमान अकरम राजा को किस काम से रोक दिया गया है, इसकी डिटेल भी आगे चल के आप देखने वालों के सामने रखेंगे। और कुछ और भी इंटरनल ख़बरें हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से जुड़ी, उनकी तफ़सीलात पर भी आगे चल के बात होगी। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम एक मुमकिना खुशखबरी से करेंगे, जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खुशखबरी तो पाकिस्तान की आवाम को मिलना थी, लेकिन उस खुशखबरी पे अब बुरी खबर के जो साए हैं वो भी मंडलाने लगे हैं। खबर नाज़रीन ये थी कि जो आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखी जा रही थी, उसका फ़ायदा अवाम को मिलने का इम्कान था कि 10 रुपए तक पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमत है उसमें कमी की ख़बरें सामने आ रही थी। ज़ाहिर सी बात है कि 10 रुपए अगर पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में कमी हो जाती है तो अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अब नाज़रीन, इस खुशखबरी पे जैसे मैंने कहा कि ख़तरात के बादल मंडलाने लगे हैं, तो सुनने में ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान के IMF के साथ मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उन मुज़ाकरात का इस रिलीफ़ पे असर पड़ सकता है। और पेट्रोल और डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत पे कहा जा रहा है कि इस बात का इम्कान है कि 5 रुपए फ़ी लीटर कार्बन लेवी टैक्स का जो है वो इतलाक़ किया जा सकता है। तो देखते हैं अवाम को खुशखबरी मिलती है या फिर इस खुशखबरी पे मंडलाने वाले जो ख़तरे के बादल हैं वो जो है वो इस खुशखबरी को खा जाते हैं, इस खुशखबरी को अपने साथ जो है वो लपेट लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन खुशखबरी अगर अवाम को मिले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और वो 10 रुपए का रिलीफ़ अवाम को मिलेगा। लेकिन अगर ये कार्बन लेवी टैक्स लग गया तो 5 रुपए पर लीटर का होगा, तो 5 रुपए फिर भी आवाम को फ़ायदा होगा, लेकिन वो 10 वाला जो बड़ा रिलीफ़ है वो रिलीफ़ नहीं मिल पाएगा। अब नाज़रीन, आ जाते हैं हमारे व्लॉग की जो दूसरी ख़बर है, जिसका थंबनेल पे आपने टाइटल पढ़ा है, हेडलाइन पढ़ी है कि नामवर शख्सियत का इंटरव्यू महंगा पड़ गया। एंकर के साथ ना सिर्फ मोए मोए हो गया बल्कि एंकर बेचारे का मुँह भी लटक गया। अब इस खबर की डिटेल पे आने से पहले एक और तज्ज़ियाकार भी मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि जिस एंकर की हम बात कर रहे हैं ये अभी नया नया एंकर बना है और जनरल बाजवा के ये लाडले थे एज ए तज्ज़ियाकार। अब इस लाडले तज्ज़ियाकार के मामले पर ख़बर पर आने से पहले एक और भी माजी में लाडला था, और वो सिर्फ जनरल बाजवा का लाडला नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट का लाडला था। बड़े बड़े उसको करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दिए गए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करके इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव बेच के उसने करोड़ों रुपए कमाए। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ही पब्लिक की गई थी कि ये जो शख्स है इसने इतने करोड़ के फंड्स के प्रोजेक्ट जो है वो सिक्योरिटी के इदारों से लिए हैं। अब वो शख्सियत एक नामवर एंकर थे, एक नामवर तज़्ज़ियाकार थे, मोहित पीरज़ादा साहब, जो आजकल इनकलाबी, जमहूरी और न जाने कौन कौन से वो चीज़ें जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक व्लॉग किया जिसमें उन्होंने बात की कि मौजूदा जो जरदारी और शरीफ ख़ानदान की हुकूमत है, इनके पास क्या अख्तियार है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करके जो जनरल आसिम मुनीर की मियाद है उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दें। और साथ में वो कहते हैं कि मौजूदा जो रजीम है वो अवाम को मीडिया की दीगर ख़बरों में जो है वो उलझा के रखना चाहती है, ताकि जो असल सवाल है कि क्या आसिम मुनीर को 3 साल की मियाद मुकम्मल होने के बाद घर नहीं चले जाना चाहिए। और फिर एक वो सवाल और भी उठाते हैं, पहले तो मोहित पीरज़ादा साहब का पूरा कारनामा
पूरे जो सवालात उन्होंने उठाए हैं, पूरा जो उन्होंने व्लॉग किया है, उसका मुख्तसर सा अहवाल आपके साथ पेश करके 2 सत्रें और पढ़ूंगा, फिर इसका थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे। आगे वो कहते हैं कि किसी भी जर्नल की तरफ से जो तौसील ली जाती है वो कभी कौमी मफाद में नहीं होती, वो उसका ज़ाती लालच होता है, ज़ाती हिर्स होता है। अब नाज़िम बात यह है कि जब से आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब बने हैं, वो तो सियासी लोगों के साथ और साथियों के साथ मुलाकात तक नहीं करते। उससे पीछे चले जाएं, जनरल बाजवा की साथियों के साथ भी मुलाकात होती थी, सियासतदानों के साथ मुलाकात भी होती थी और सियासी मनसूबाबंदी भी उनकी होती थी। अब ये जो कह रहे हैं ना मोहित पीरज़ादा साहब के इस हुकूमत के पास क्या अख्तियार है, ये सवाल फिर इमरान खान साहब भी पूछ लेते। इमरान खान 2018 में इलेक्शन कैसे जीते, किसी से ढका छुपा है, सब कुछ रोज़े रोशन की तरह आया है। खुद भी एतराफ़ किया जा चुका है कैसे 2018 के इलेक्शन के दौरान प्री पोल और पोस्ट इलेक्शन धांधली की गई। तो मोहित पीरज़ादा साहब उस असम्बली पे भी बात करते जिसने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। असम्बली ने तो एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस पर कानून साजी की थी। नवंबर 2019 में जनरल बाजवा की मुद्दत मियाद ख़त्म होने से 5 माह पहले इमरान खान साहब ने सादे कागज़ पे जनरल बाजवा को मज़ीद 3 साल की एक्सटेंशन दे दी थी। तब मोहित पीरज़ादा साहब की ज़ुबान को क्यों ताला लगा हुआ था, तब इन्होंने क्यों बात नहीं की। आज शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान को टारगेट करके कहते हैं कि ये 5 साल क्यों कर दिए हैं। इमरान खान साहब ने तो अभी 2.5 साल की मियाद थी कि उसको 3 साल की और एक्सटेंशन दे दी थी, और वो एक्सटेंशन प्योरली जनरल बाजवा के लिए थी, और जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को बचाने के लिए वो फिर वो कानून साजी भी की गई। यहाँ पर तो मियाद 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की गई है, आर्मी के ओहदे की गई है। और फिर कहते हैं जी जनरल का ज़्यादा लालच होता है। आसिम मुनीर शाह साहब का लालच है या नहीं है? जनरल बाजवा पे आप बात कर लेते जब तब एक्सटेंशन दी जा रही थी इमरान खान की तरफ से, तब आपने क्यों नहीं कहा कि ये जनरल बाजवा की लालच है, इमरान खान साहब जो उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं उसकी लालच पूरी करें। तब तो आपने बात नहीं की, तब तो आप मुकम्मल तौर पे खामोश थे। जब बानी तहरीक इंसाफ ISI के चीफ के साथ मुलाकातें कर रहे थे, जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जनरल बाजवा के साथ खुफिया मुलाकातें कर रहे थे और अभी वो हुकूमत में नहीं थे, ना अपोजिशन में थे, तब तो मोहित पीरज़ादा साहब जिन्होंने बालद बिस्तर मर्ग पे था उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसके अंगूठे लगवा रहे थे। अब इखलाकी तौर पे इनका अपना क्या मयार है कि ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तब तो उन्होंने इमरान खान साहब की आर्मी चीफ के साथ मुलाकातों पे कोई एतराज़ नहीं उठाया था। अब ये तो चले मोहित पीरज़ादा साहब हो गए, छोड़ देते हैं। अब ना छोटा सा क्लिप सुने। इरशाद भट्टी साहब जनरल बाजवा साहब के बड़े लाडले हुआ करते थे। जनरल बाजवा के दौर में उनको तर्जनाकार बना के टीवी पे पेश किया गया, सॉरी माजरत चाहता हूँ, तर्जियाकार बन के वो टीवी पे अपेयर हुए। उससे पहले कहते हैं जी उनका सहाफ़त के साथ कोई ताल्लुक़ था। जैसे वो तज्ज़िये बैठ के टीवी पे करते हैं, हमें तो लगता ही नहीं कि इस तज्ज़ियाकारी से पहले कोई इरशाद भट्टी साहब का जो प्रोफेशनल और जो एक्टिव जर्नलिज्म है उसके साथ कोई दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक़ था। अब जो मैं चीज़ आपको सुनाने और दिखाने जा रहा हूँ वो नाज़रीन, इरशाद भट्टी साहब ने एक इंटरव्यू किया सुहेल वड़ाई साहब का। अब सुहेल वड़ाई साहब की राय के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहने कि सुहेल वड़ाई साहब को आप इंटरव्यू में बिछाड़ देंगे तो फिर ये भूल है आपकी। और ख़ास तौर पे जब बंदा इरशाद भट्टी साहब जैसा जो नया एंकर बना हो। अब उन्होंने कोशिश की थी कि मैं जो जनाब सुहेल वड़ाई साहब हैं उन्होंने इमरान खान को डोंकी राजा से क्यों तशबीह दी, मैं उस पे उनके ऊपर चढ़ाई करूँगा, PTI के खान साहब के चाहने वालों को खुश करूँगा कि देखें मैंने सुहेल वड़ाई की ऐसे की तैसी फेर दी अपने इंटरव्यू में, इसने हमारे कप्तान को इमरान खान को जो है वो डोंकी राजा से तशबीह दी थी। अब नाज़रीन सुने, ये कहते ना कि महंगा पड़ जाना, लेने के देने पड़ गए। इरशाद भट्टी साहब को इस इंटरव्यू में लेने के देने पड़ गए। सुने नाज़रीन, सिर्फ 1 मिनट का क्लिप है, इसको एंजॉय करें आप। कहा आया कह देंगे कोई ऐसी बात। अच्छा
तो ये अदब है डोंकी राजा इमरान खान को। ओ यार ये कोई मतलब मैं खोता बना देता है, तुसी एक खोता समझ के ले आए हो। क्या लिखा था? ओ ये डोंकी राजा एक फिल्म का नाम है। वो फिल्म जिस किस तरह पे बनी थी, पता है किस पे बनी थी? मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन डोंकी राजा में जिस तरह डोंकी राजा बिहेव करता है उससे तशबीह दी है। तो ये बिहेव डोंकी राजा की तरह कर रहे थे जी इमरान खान। जी जी तो इसलिए आपने इन्हें डोंकी राजा कहा। जी, फिल्म की तरह। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा पीटीआई नहीं हुण इमरान खान जेडे ने वो पाकिस्तान दे स्पिरिचुअल लीडर भी हो गए ने, वो पाकिस्तान दे पीर भी हो गए ने। जिस तरह पहले पीर नहीं सी, हुण वो भी बहुत, उनकी इज्जत मुंतखब होने की वजह से है, उन पर तनकीद भी इसी वजह से है। लेकिन मैंने जो आपकी नजर में सबसे बुरी तनकीद करता हूँ अब मुंतखब लुटेरों पर, मैंने आज तक किसी को डोंकी राजा नहीं कहा। आप भी कह देंगे, शायद मुझे आप पता नहीं उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा शायद मैं देते इतना बात नहीं, आप कितना उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जितना आपने नुकसान पहुंचाया सियासत को, पाकिस्तान में किसी ने नहीं पहुंचाया। जमहूरियत को जितना आपने नुकसान पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया। सर थैंक यू, बहुत मेहरबानी, आपने जमहूरियत को फायदा दिया। अब जब इन्होंने बात की ना कि आपने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, आपने सियासत को नुकसान पहुंचाया, आपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, तो इरशाद भट्टी के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब नहीं था। जो बात सुहेल वड़ाई साहब ने कि आगे से कह रहे थे थैंक यू थैंक यू। अब नाज़रीन ये अब इतनी नालायकी है, एक चीज़ किसी को याद तक नहीं थी कि सुहेल वड़ाई साहब ने माजी में कुछ लिखा, इमरान खान साहब को डोंकी राजा का जो मूवी का एक किरदार था उसके साथ तशबीह थी, वो एक फ़िल्म ही थी, एक एनिमेटेड एक कार्टून तर्ज की एक फ़िल्म थी, उसमें डोंकी राजा का एक किरदार था, उसके साथ तशबीह दे दी। अब डोंकी राजा का किरदार क्या था? कम अकल होगा, गलत फ़ैसले करता होगा, ज़िद करता होगा, नालायक होगा, कैपेबिलिटी नहीं होगी कुछ करने की, लेकिन अपने आप को ज़हीन फ़तीन समझता होगा, इस तरह का किरदार होगा। तो सुहेल वड़ाई साहब ने कंपैरिजन कर दिया, ममासलत पे एक कॉलम लिख दिया। अब वो चीज़ पता नहीं जाने कब की उसको दोबारा से ये बातें करके, ये इंटरव्यू करके हीरो बनने के चक्कर में जनाब इरशाद भट्टी साहब ने उसको दोबारा से ज़िंदा कर दिया। बल्ले, अब तहरीक इंसाफ वाले इरशाद भट्टी साहब को कहें बल्ले भी बल्ले, जो आगे से सुहेल वड़ाई साहब ने कर दी है उस पर भी बल्ले ही बल्ले होने चाहिए। बने थे हीरो बनने, आगे से फिर जो जवाब दिया, आगे से जो फिर रिस्पांस था, फिर लेने के देने ही पड़ गए, हीरो की बजाय ज़ीरो बन गए। अब आ जाते हैं नाज़रीन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से जो ख़बर है कि 4 बंदे फारिग कर दिए और सलमान अकमल साहब जो हैं उनको भी काम से रोक दिया गया। मामला नाज़रीन है कि ये तो आपके सामने है कि सलमान अकमल साहब जो हैं वो ज़ेर अताब हैं, और सलमान अकम राजा के हवाले से यहाँ तक कहा जा रहा है, बल्कि मरवत साहब ने तो बहुत आगे की बातें कर दी कि इमरान खान साहब के कान भरे जाते हैं, और जब इमरान खान साहब को इस बात का एहसास होगा कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही थी, तो उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धड़न तख्ता हो चुका होगा। लेकिन नाज़रीन जो बात मरवत साहब कर रहे हैं उस बात को एक साइड पे रखते हुए जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि सलमान अकमल साहब को इमरान खान साहब ने पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, और वो अपने ही पीटीआई के कानून के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल मुंतखब नहीं हुए हैं। अब कानूनदान हैं, लॉ अबाइडेंट सिटीज़न होने की बात करते हैं, तो मुंतखब होकर अगर आते ना सलमान अकमल साहब तो क्या ही बात थी। आज इन पे जो तनकीद होती है इस वजह से होती है कि ये अनएलेक्टेड है, ये मुंतखब नहीं, ये इनको चुना गया है। मुंतखब तो उमर अयूब साहब थे, जिनसे मुतल्लिक़ कहा गया कि उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा इसलिए लिया गया क्योंकि अलीमा खान साहब इन्हें इमरान खान साहब के ज़रिए पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगवाना चाहती थी, सेक्रेटरी जनरल बनवाना चाहती थी। और इसमें जो एक और ख़बरियत वाली बात है, आज तक उमर अयूब का वो इस्तीफ़ा बैरिस्टर गौर साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। ना उमर अयूब का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हुआ जो कि तहरीक इंसाफ के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल हैं, और ना नए जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी तैनाती का आज तक बैरिस्टर गौर साहब ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो किसकी क्या कानूनी हैसियत है इसका खुद आप अंदाज़ा कर लें। लेकिन नाज़रीन सलमान अकमल साहब जिस बात पे कह रहे थे कि लिस्टें मैं देता हूँ, उस लिस्टों के मुताबिक बानी पीटीआई के साथ मुलाकात नहीं होती, जिस पर उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया था।
तो उस पे तो जो पीटीआई की सियासी कमेटी है, सियासी कमेटी ने सलमान अकबर साहब को लिस्टें बनाने के काम से रोक दिया है। जो लिस्टें बना के राजा साहब पटियाला जेल के इंतज़ामियों को भिजवाते थे, अब राजा साहब को कह दिया गया है कि ये काम पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी करेगी। आपका काम अब सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का होगा। 5 रुकनी कमेटी लिस्ट मुरतब करके, लिस्ट फाइनल करके आपको दे देगी। आपका काम है कि उस लिस्ट को अडियाला जेल के इंतज़ामिया तक पहुंचाना। प्योर पोस्ट ऑफिस वाला काम, डाकिए वाला काम अब सलमान अकबर राजा साहब करेंगे। नाम जो है वो 5 रुकनी कमेटी बताएगी, उसमें मुतबादल भी होंगे। तो राजा साहब के साथ तो ये हुआ है कि मैं लिस्ट देता हूँ और मेरी लिस्ट के मुताबिक जाके चेयरमैन मुलाकात कराता है। जी, मैं लिस्ट देता हूँ, मेरी लिस्ट से हट के जो है वो अली ज़फ़र जाके मुलाकात कराता है। ये क्यों लोग मुलाकात करने के लिए जाते हैं? इनको तो शर्म आनी चाहिए। तो 5 रुकनी कमेटी ने वो अख्तियार ही वापस ले लिया, बेअख्तियार कर दिया मुलाकातों के हवाले से सलमान अकबर राजा साहब को। लेकिन आज सिर्फ ये खबर नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मसालियत इस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहती है, उस मसालियत के हवाले से पार्टी के सतह पे मशावरत के बाद ये फ़ैसला हो चुका है कि ऐसे जो मुतनाज़ा किरदार हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मसालियत ख़तरे में पड़ जाती है या मसालियत जो है वो हो नहीं सकती, मसालियत की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती, उनको जो है वो अलग कर दिया जाए मुतलका कमेटियों से, चाहे वो पीटीआई की इंतज़ामी कमेटी हो, सियासी कमेटी हो या फिर कोर कमेटी हो। अब पार्टी की क़यादत ने तो ये फ़ैसला कर लिया है, लेकिन हतमी फ़ैसला इस पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब करेंगे। लेकिन जैसे शेर मरवत साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के कान भरे जाते हैं, तो पार्टी के लोगों ने अगर जाके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से कह दिया कि ये लोग हैं, इससे पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि खान साहब आपकी ज़ात को नुकसान पहुँच रहा है, आपकी रिहाई के रास्ते में ये लोग रुकावट बन रहे हैं, इन्हें सियासी और पॉलिटिकल कमेटी से निकालें, तो फिर मामला पीछे क्या रह जाएगा। अब न जाने किस किस के ऊपर ख़तरे के बादल मंडराने लगे हैं, किस किस के लिए ख़तरे की घंटी बजी है। कोर कमेटी से, सियासी कमेटी से, इंतज़ामी कमेटी से कौन कौन फ़ारिग हुआ, लेकिन 4 लोग तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फ़ारिग करने का हुक्म कर रखा है। 4 लोगों को तो पार्टी से फ़ारिग करके बैरिस्टर गौर साहब ने उनका नोटिफिकेशन भी कर दिया है। वो जो तहरीक इंसाफ की कमेटी थी अमूर ख़ारजा के हवाले से, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से, जिसमें ज़ुल्फ़ी बुखारी थे, शहबाज गिल थे, आतिफ़ ख़ान थे, जावेद बरकी साहब थे, उनको जो है पार्टी के तरफ से फ़ारिग कर दिया गया है कि अब ये कमेटी तहलील कर दी गई है, कोई भी इस ओहदे पे नहीं रहेगा। अब शहबाज गिल साहब और ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब को मुतनाज़ा समझा जाता था, लेकिन मजमूई तौर पे 4 बंदे फ़ारिग कर दिए गए। मज़ीद पता नहीं किस किस का नाम आएगा। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।